जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक और नया मॉडल पेपर लाया हूं जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें और आपका स्कोर क्या आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है भूख और प्यास बताना है कैसे प्रेरक हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहा जाता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। बताएं आप लोग, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य कैसा संप्रेषण होना चाहिए? तो वह हमेशा उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? देखिए एनसीएफ ने सीधा मना किया है, बच्चे को ना डांटेंगे ना पीटेंगे, ना उसे आप रटने पर फोकस करेंगे। प्रधानाचार्य को बताएंगे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके माता पिता से संपर्क करेंगे? नहीं, बल्कि आप पहले क्या करेंगे, बच्चे से बातचीत करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और कारणों को जानने का हम प्रयास करेंगे। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? तो वर्तमान समय में शिक्षा का जो सबसे उपयुक्त उपागम है वह है सृजनवादी उपागम। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। बताएं आप लोग, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वह कैसा होता है? क्या शिक्षकों से स्वतंत्र होता है? नहीं। अंतर्मुखी होता है? नहीं, बल्कि वह तो क्या है, बहिर्मुखी होता है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते, गलत बात है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल भाई। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वह अपना फैसला स्वयं लेता है, ठीक है, मतलब वह आत्मनिर्भर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? बताएं आप लोग, किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? स्मृति का मतलब होता है याददाश्त के आधार पर? नहीं, ये तो आप वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत। तो सबसे महत्वपूर्ण है आप समझ और अनुप्रयोग पर आधारित बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। समझ एवं अनुप्रयोग पर जो आधारित सवाल होंगे उन प्रश्नों को आप पूछेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। बहुभाषी का मतलब है बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को अंग्रेजी, किसी को पंजाबी, तो किसी को उर्दू। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ ने बहुभाषी को क्या है कहा हुआ है कि बहुभाषी सीखने में क्या है, संसाधन की तरह कार्य करती है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए क्या हो रहा है, अचानक सभी बच्चे पढ़ाई में क्या है रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप आखिर कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और जो या समस्या होगी उनको क्या है आप दूर करेंगे। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र क्या होता है? तो साथियों निष्पत्ति लब्धि का सूत्र क्या होता है? AQ बराबर EA/MA × 100। यहां पर EA का मतलब है एजुकेशनल एज, मतलब शैक्षिक आयु, और MA का मतलब है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु। ठीक है, ये सूत्र होता है निष्पत्ति लब्धि का। चलिए
अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे क्यों होना चाहिए? देखिए, यदि शिक्षक को क्या है, क्रियात्मक शोध का ज्ञान होगा तो शिक्षक क्या करेगा, क्रियात्मक सोच से क्या करेगा, बच्चों की समस्याओं की पहचान करेगा और सुधार करने का कौशल भी क्या है, विकसित करेगा। विकल्प यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बताएं आप क्या किया है। तो देखिए भाई, ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं और क्या है, कभी विद्यालय नहीं गए अथवा क्या है, विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ दी है, तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ने क्या किया है, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित को सुमिलित करना है। बताइए आप लोग क्या होगा यहां पर सुमिलित। यहां पर फिर 4 विकल्प आप देख सकते हैं। चलिए तो यहां पर देखें हम, एक तत्व सिद्धांत है, एक किसने दिया है, तो ये दिया है भैया हमारा विनय और टर्मन ने। मतलब किसके साथ जाएगा, पहले का तो पहले का दूसरे के साथ होगा। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बता रहे हैं बहू भैया कार चलाएगी तो मामला थाने पहुंचेगा। मतलब किसके साथ जाएगा, थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, मतलब दूसरे का तीसरे से होना है। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है थर्स्टन ने, मतलब चौथे से जाएगा इसका। और त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने, मतलब चौथे का पहले से। तो हमारा क्या बन गया, 2 3 4 1। तो ऐसा दिया है विकल्प डी में हमारे लिए, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप सभी लाइक कर देंगे। ठीक है, और यदि आप वर्ग 3 के नोट्स और प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पारस फ्री एजुकेशन डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। चलिए यहां पर कहा गया है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, आप कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए, कोई बच्चा चिंतित रहता है या चुप रहता है, कोई समस्या होती है तो आप उसको अनदेखा नहीं करेंगे, एक गलत बात है। किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे नहीं, आप टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। उसके माता पिता से बात करेंगे नहीं, उसके चुप रहने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। उस बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आखिर आप चुप क्यों रहते हो, बात क्यों नहीं करते हैं, और जो आप बताएगा समस्याएं उनको आप यहां दूर करेंगे। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बताया है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे की शैक्षिक और सह शैक्षिक इन दोनों क्षेत्रों को क्या है, नियमित रूप से आकलन किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो विकल्प बी है, इसमें क्या है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों की बात हुई है, नियमित रूप से आकलन की। यहां पर राइट आंसर अपना विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि वर्तमान समय में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। तो बताइए इसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा। बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही बात है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना सही है, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाना ये भी सही है, लेकिन गृह कार्य प्रदान करना ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता भाई। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। बताइए जो कथन है किसने दिया है, बताएं आप लोग। प्रतिभाशाली बालक की जो परिभाषा है ये किसने दी है, तो यहां पर जो राइट आंसर हमारा है वह होगा RW टेलर के द्वारा। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, और जो मनोवैज्ञानिकों ने स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे अधिगम को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे सृजनात्मकता को लेकर हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें बताएं आप लोग। कार्य समाप्त होने के बाद दी जाए नहीं, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, ये जो जानकारी है भैया, उन्हें कार्य करते समय ही क्या है आप साथ साथ देते जाएं, जिससे यदि वो कोई गलती कर रहे हैं तो भी उसमें सुधार भी कर सकें, उन्हें सुधार का भी मौका भी मिले। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सारे ही क्वेश्चन यहां पर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? अक्षम हो मतलब क्या है, उसे अधिगम में क्या है कठिनाई हो रही है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। मैं डिस्कस किया था, ये नेगेटिव पॉइंट है ना। बल्कि आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आखिर उसकी अधिगम अक्षमता किस प्रकार की है, मतलब उसे डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, या फिर डिस्ग्राफिया भी होता है ना। मतलब इस तरह से अधिगम अक्षमता होती हैं, उनको आप पता करेंगे कि आखिर उससे क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्कैलकुलिया है, और जो भी उसकी अक्षमता होगी उसको आप क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है संस्थियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए आप लोग, इनमें से एनसीएफ 2005 ने किस कथन को ये बात नहीं की गई है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 ने कहा है कि जो बच्चे के ज्ञान है उसको क्या है, वाह्य जीवन से जोड़ा जाए, बिल्कुल सही है। ये भी कही है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, बिल्कुल। परीक्षाओं में लचीलापन, बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना, तो भाई मेरे एनसीएफ 2005 में कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि विद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखा जाए, इस तरह से वहां पर कोई भी बात नहीं हुई है राजनीति को लेकर। ठीक है, तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, बताएं आप लोग क्या है। तो देखिए, प्राइमरी लेवल पर यदि आपको बच्चे का भाषा विकास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतःक्रिया, या फिर उसे उपयुक्त परिवेश देना, या फिर अवसर देना। तो यहां पर देख सकते हैं आप क्या कहा गया है, यहां पर उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर, बिल्कुल सही है। कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां, बिल्कुल सही है। लिखना, पढ़ना, बोलना, इनके अभ्यास भी, सही बात है। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्ष में जो बैठक की व्यवस्था है वह किस प्रकार होनी चाहिए। मान लीजिए कोई शिक्षक है, कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बताना है उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। तो जो बैठक व्यवस्था होगी भैया, तो बैठक व्यवस्था कैसी होगी, जिस प्रकार की कक्ष में शिक्षक गतिविधि करवा रहा है उसी के अनुसार उनकी बैठक व्यवस्था भी होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो विकल्प ए है वो यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, बताएं आप लोग, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का तात्पर्य ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है भाई, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा भिन्नता से व्यक्तियों को समझता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है वह बताइए किसकी है। तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका है वह देखा जाए तो सुगमकर्ता की है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको लगता है कि आपके कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, मतलब क्या है, जो धीमी गति से सीख रहे हैं उन पर आप ध्यान नहीं देंगे, है ना, एक गलत बात है।
धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, गलत बात है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, आपका कर्तव्य है। तो देखिए ए, बी और सी तो वैसे ही क्रॉस हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा, विकल्प डी बचा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो, तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा शिक्षक वह होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जो सोचता है कि उदासीन हो जो शिक्षक, या फिर दंडित करे, कक्षा में बातचीत करने से रोके, तो ऐसा शिक्षक भाई बहुत बेकार है, शिक्षक के गुण है ही नहीं। ठीक है, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। तो भैया प्रायोजना विधि के जो जन्मदाता हैं या प्रतिपादक हैं वह है किलपैट्रिक। ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या होता है, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करके उनका सही मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। तो देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा का जो वातावरण है वह कैसा होना चाहिए, क्या शांत होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, शोरगुल से भरा नहीं, बल्कि वह क्या है, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। यहां पर साथियों मित्रतापूर्ण का मतलब है सहयोग एवं समायोजन भरा होना चाहिए। यहां पर इसका हम अर्थ लेंगे। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किशोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। किशोर शिल्प उपागम होता है जो आधारित होता है इंजीनियरिंग पर। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपको पता है स्टेनली हॉल ने क्या कहा हुआ है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। मतलब इस अवस्था में जो किशोर होता है उनका मानसिक परिवर्तन क्या है, तेजी से होता है, तथा समायोजन की स्थिति पूर्ण न होने पर वह तनाव एवं संघर्ष की अवस्था से गुजरता है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, शारीरिक या मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ये जो समस्याएं हैं किशोर अवस्था में होती है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।